हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 9 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा और ये 100% फिक्स है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के 4 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर हिंदी का देख लेना, ये जो 4 निबंध है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार और लगभग हर साल पूछे गए हैं। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा आप लोग लिखकर आओगे ना, तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, पूरे 9 में 9 नंबर देगा। कैसे आपको हेडिंग डालना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, आतंकवाद पर निबंध और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध आज लिखना सीखेंगे। तो भैया पूरा ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। 12th हिंदी का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% फिक्स करने वाला। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1 मिलियन होने वाली जो फैमिली है ना, उसको आगे बढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट निबंध देखते हैं। क्लास 12 में हो, ये जो निबंध है ना भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए नाम जान लेते हैं इसका। तो बच्चों, इसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। ये कई प्रकार से आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो भैया आज हिंदी में ना हम 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे और आखिर हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे कैसे, कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है ना, वो इंप्रेस होकर हमें पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो ये निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण पर आज हम निबंध पढ़ेंगे और जैसा मैं बताऊंगा, ऐसा अगर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको बच्चों पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। आपका क्लास 12 में ये पूरे 9 नंबर कंप्लीट कराएगा और क्लास 10 में भी जितने नंबर का आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जब भी हम कॉपी लिखेंगे ना, खूब प्यारा सा ये वाला हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना, देखो निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हेडिंग। अगर आपने अच्छे से हेडिंग डाल के लिख रखा है ना, तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। और अगर आपने बस ऐसे एक सीरियल से लिख दिया है बिना हेडिंग डाले, तो नंबर आपका कम हो जाएगा। एक चीज और, अगर हेडिंग आपका अच्छे से पढ़ा है, उसके अंदर आपने खुद से लिख दिया है ना अच्छे से, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है एकदम बुक को रट कर जाए वही लिख कर आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब आप निबंध लिखो ना, तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा लिख दो। ऐसे रूपरेखा के अंतर्गत हम वो चीजें लिखेंगे ना, वो हेडिंग लिखेंगे जो हमें निबंध में डालना है। जैसे देखो, रूपरेखा सबसे पहले आपको लिखना है। इसमें पहला हेडिंग रहेगा बच्चों प्रस्तावना। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो, चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिखो, चाहे आतंकवाद पर लिखो, चाहे विज्ञान वरदान पर लिखो, ठीक है, लेकिन पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहेगा। ठीक है, अब बाकी के जो हेडिंग रहेंगे वो रहेंगे निबंध से रिलेटेड हेडिंग। जिस हेडिंग मतलब जिस टॉपिक के निबंध को आप लिख रहे हो ना, उसके हेडिंग रहेंगे और लास्ट में उपसंहार रहेगा। जैसे देखो, हम पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं, तो हमारा रहेगा प्रदूषण का अर्थ क्या है, ये हेडिंग रहेगा। उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, ये हेडिंग रहेगा। प्रदूषण के प्रकार में जो भी चीजें हैं वो भी आप यहां 1 2 3 करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और हानियां क्या है, ये निबंध रहेगा, ये हेडिंग रहेगा। समस्या का समाधान कैसे करेंगे और लास्ट में उपसंहार आपका हेडिंग रहेगा। मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आप एक रूपरेखा लिख लो कि आपको निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है।
अब ये जो आपने यहां से लेकर यहां तक जो हेडिंग डाले हैं ना, इसी एक एक हेडिंग को डालकर हमें ये पूरा निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है बच्चों प्रस्तावना, ठीक है। तो चलो सबसे पहला हेडिंग हम डालते हैं बच्चों प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे भैया, आखिर पर्यावरण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना में। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम सेम यही लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, हेडिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। देखो प्रस्तावना जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है भैया, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है ना वही तो हमारा पर्यावरण है। आगे देखो, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। हमें इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। जब से ये वैज्ञानिक लोग बढ़िया मोटर गाड़ी ये सब हेलीकॉप्टर बना दिए हैं ना, तो धुआं ज्यादा निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हमारा हो रहा है भैया। आगे देखो, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। मतलब प्राचीन काल में, पुराने जमाने में और मध्यकाल में ना ये प्रदूषण की समस्या नहीं थी, क्योंकि गाड़ी मोटर नहीं थे, सब पैदल ही जाते थे या फिर बैलगाड़ी से जाते थे। अब बैलगाड़ी में कहां भैया धुआं निकलेगा, ठीक है। आगे देखो, ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। ये जो प्रदूषण है ना, ये वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो नए नए आविष्कार हुए हैं ना, और शस्त्रास्त्रों, जो शस्त्र का निर्माण किया गया, आइटम बम, ये भैया राइफल AK-47 और भी बहुत सारे बॉम्ब हैं, ठीक है। इन सबके निर्माण से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। देखो अब जगह जगह युद्ध होते रहते हैं, अब युद्ध होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, धुएं निकलेंगे। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है भैया। हमें क्या चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, और पानी चाहिए भैया पीने के लिए, बहुत है जिंदगी के लिए, ठीक है। किंतु यदि ये दोनों चीजें ही दूषित हो जाए तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये दोनों सोचो, ये दोनों दूषित हो जाए, पानी और वायु प्रदूषित हो जाए तो हमारे लिए कितना हानिकारक है भैया, एकदम टाई फिश हो जाएगा। अतः इस भयंकर समस्या के कारण एवं उनके निराकरण उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दुखद दिन अब आ गया है। मतलब प्रदूषण में ही एक ध्वनि प्रदूषण है, जो खूब डीजे उजे बना के बढ़िया ये नागिन डांस करते हैं ना भैया, वो भी हमें प्रदूषित करता है। ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है समझ में आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, चलो भैया। अब दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, देखो दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का अर्थ। देखो हम अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ये ध्यान रखना। और भैया निबंध है तो थोड़ा बड़ा तो लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक है। आखिर प्रदूषण है क्या, ये दूसरा हेडिंग है। अब इसको समझो। प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा ना तो हमारे जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मतलब जब हमारे पर्यावरण में ना कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी चीज बढ़ने लगती है या जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आगे देखो, ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना भैया, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों के पास जगह नहीं रहेंगे, वो पेड़ों को काट काट के अपना घर बनाएंगे, लकड़ियां काट कर यूज करेंगे। तो भैया जब पेड़ों को काटा जाएगा ना तो भैया पर्यावरण प्रदूषण नहीं रोक पाएंगे और बढ़ता जाएगा। पर्यावरण को प्रदूषण को रोकना है तो पेड़ पौधे लगाओ,
तभी ये प्रदूषण रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचो वो हमें जीवन दे रहे हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखें ना तो पेड़ पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं। आगे देखो, औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, प्रदूषण का अर्थ है ये, ठीक है। आगे देखो, प्रदूषण के प्रकार बच्चों, प्रदूषण के प्रकार पे अब हम लोग आ चुके हैं, एक एक प्रकार को हम समझेंगे। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। देखो यहां पे जो आप लिखना ना, ऐसे 1 ऐसे करके लिख देना रोमन अंक में, ठीक है। सारे के सारे जो प्रकार है ना उसको रोमन अंक में लिख देना, क्योंकि 1 2 3 करके मैंने ऑलरेडी वो हेडिंग लिखा है। आप यहां पे 1 2 3 नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, प्रदूषण देखो, सबसे पहला वायु प्रदूषण है, ये प्रदूषण के प्रकार है। आप चाहो तो रूपरेखा में इसको भी लिख सकते हो, प्रदूषण के प्रकार, फिर 1 2 3 4 5 रोमन अंक में करके इसको लिख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। देखो, वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग जो है ना सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तभी तो हम लोग जीवित हैं भैया। फिर देखो, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। भैया पेड़ पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं आप खुद ही समझ लो, वही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तभी हम जीवित हैं, नहीं तो अब तक सांस फूल रही होती, ठीक है। आगे देखो, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। वृक्षों को काटा जा रहा है, घने जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई पड़ते हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। मतलब पेड़ पौधे को लगातार काटा जा रहा है भैया, जिससे वायु जो है प्रदूषित हो गई है। रोको, रोहित कोहली वाला नहीं, रोको, इस प्रदूषण को रोको, नहीं तो एक दिन ना इतनी गर्मी हो जाएगी ना, इतनी गर्मी हो जाएगी कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ये ध्यान रखना। पेड़ पौधे लगाओ, और आप लोगों ने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं कमेंट कर देना भैया। लो स्क्रीनशॉट लो, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा नंबर भी वहां पे मिल जाएगा, जाकर कॉल वॉल करो, चैटिंग वेटिंग हो, ठीक है। चलो दूसरा देखो भैया, ये दूसरा प्रकार है प्रदूषण का, जल प्रदूषण। देखो, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है भैया। अगर जल प्रदूषित होगा, देखो वायु के बाद देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जल है। देखो पहले तो हमें सांस लेना जरूरी है, जल। देखो हम वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना 10 मिनट भी नहीं रह सकते, और जल के बिना 1-2 दिन रह सकते हैं, फिर उसके बाद जल के बिना भी नहीं रह सकते। तो जल भी प्रदूषित हो रहे हैं, रोको इनको। जो गंदगियां है ना वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, ये सब रोकना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखो, ध्वनि प्रदूषण। अब ये भैया नई समस्या है। बढ़िया लाउड स्पीकर डीजे उजे साउंड वाउंड का आविष्कार कर दिया गया, आज बजा के खूब डांस करते हैं और हमारे कानों की जो क्षमता है ना उसको कम कर रहे हैं। देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। हमारी जो सुनने की शक्ति है ना उसका ह्रास होता है, उसमें कमी होती है। साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से ना मानसिक रोग भी हो सकता है। ध्वनियों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है डीजे उजे थोड़ा कम बजाओ, ये गाना मत सुनो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। चलो चौथा क्वेश्चन, चौथा हेडिंग देखो भैया, रोमन अंक में इसको लिखना बच्चों। ये देखो
रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। जो भैया परीक्षण किया जाता है ना एटम बम का, परमाणु बम का, इससे बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो प्रदूषित करते हैं हमारे पर्यावरण को। और सोचो युद्ध हो रहा है, कहीं रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कहीं किसी से हो रहा है, ये सब जो युद्ध होते हैं ना, इसके जो धुएं निकलते हैं ना भैया, हमारे ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इन अज्ञानियों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। क्या मिलेगा उनको? बस लोगों की जान जाएगी। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा, चाहे वो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन हो या फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कोई लेकर आया है ना जाएगा भाई, समय आने पर सब चला जाएगा, सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। क्यों युद्ध करें? प्यार से रहो। हमारे मोदी जी ने देखो युद्ध को होने ही वाला था इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन अब रुक गया। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखो। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इसके हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा सकी है। बताओ, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान पर। जापान में है हिरोशिमा और नागासाकी। वहां पे लाखों लोग मारे गए, अपंग हो गए, और आज भी जो बच्चे पैदा होती है ना, वो सब एकदम विकलांग पैदा होती है। क्या फायदा है युद्ध करने से भाई? मुझे तो कुछ नहीं लगता। आगे देखो, एक और है भैया, पांचवा, थोड़ा थोड़ा करके प्रकार वाले में लिख देना। रासायनिक प्रदूषण, कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। नोट करो खटाखट। चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। भैया जो प्रदूषण की समस्या है और उससे हानियां क्या हैं वो भी जान लो। देखो, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। मतलब निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, भूमि का कटाव हो रहा है, ओजोन परत सिकुड़ रहा है, धरती के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है और वनों का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं ना, इन सब ने मिलकर हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। लोग एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगे, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। इस होड़ में वो तकनीक ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और भी अभी थोड़ा देखो, युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों और परीक्षास्त्रों ने जन धन की अपार क्षति तो की ही, साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी और विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। भैया ये सब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां थी। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना भैया? अरे ले लो, काम आएगा। ठीक है, बस देखते मत जाओ। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आखिर पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? हम ही कर सकते हैं वो। ठीक है, देखो समस्या का समाधान। महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। आप लोग कमेंट करना आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, और मैं एक सजेशन आपको दूंगा। आप लगाते हैं अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हो ना तो कम से कम अपने बर्थडे के दिन जो आपका बर्थडे हो, जैसे मान लीजिए 20वां बर्थडे है तो आप 20 पेड़ लगाओ, 21वां बर्थडे हो 21 पेड़ लगाओ, इतना तो कर ही सकते हो। आगे देखो,
मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये निबंध है, इसमें आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी बहुत बड़ा बता रहे हैं। अरे भैया निबंध है, बड़ा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारा आ गया बच्चों उपसंहार, ठीक है। यही हमारा लास्ट हेडिंग है। उपसंहार लिखना बहुत जरूरी है। कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण से निपटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इसमें लिखना है। देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। बस बच्चों, ये हमारा पूरा का पूरा निबंध हो चुका है पर्यावरण प्रदूषण का। चलिए दूसरा निबंध देखें। तो भैया आज का हमारा निबंध यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताया। आप हाई स्कूल में हो तो अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, थोड़ा छोटा बड़ा करके। इंटरमीडिएट में हो तब तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देगा अगर ऐसे आपने निबंध लिख कर आया तो जब आप निबंध लिखना स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर आपको लिखना है एक रूपरेखा। रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी है। रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? रूपरेखा में हम वो हेडिंग लिखते हैं, देखो एक एक करके, जो हम इस निबंध को लिखते समय डालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना आपका होना चाहिए और लास्ट में उपसंहार हेडिंग होना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखें, ये दोनों हेडिंग जरूर होना चाहिए। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम रूपरेखा लिखेंगे, रूपरेखा में हम सारे हेडिंग लिखेंगे। देखो इस निबंध को लिखते समय हम यही सब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा विज्ञान वरदान के रूप में। अब वरदान के रूप में ये कई क्षेत्रों में हमारे लिए वरदान है, जैसे यातायात के क्षेत्र में भैया बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए वरदान है। इन सब क्षेत्रों में विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अभी मैं बताऊंगा। ये दूसरे के अंतर्गत इतना हेडिंग आपका आएगा। फिर तीसरा हेडिंग रहेगा विज्ञान अभिशाप के रूप में। आखिर विज्ञान हमारे लिए अभिशाप क्यों है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में उपसंहार आपका हेडिंग रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला हेडिंग रहेगा बच्चों प्रस्तावना, ठीक है। सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखते हैं आखिर विज्ञान है क्या। जो हम निबंध लिख रहे हैं ना उसके बारे में हम इसमें लिखते हैं। तो देखो आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से ही परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। किंतु दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, ठीक है।
या अभिशाप। देखो आपको प्रस्तावना में वही चीजें लिखनी है जो निबंध जिसका आप लिख रहे हैं ना उससे रिलेटेड चीजें लिखनी है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, आप हेडिंग जब डालिएगा ना इसके अंदर आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एकदम बुक उठाकर छाप दें, वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। भैया ये निबंध है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो। चलो आगे देखो, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान हमारे लिए वरदान कैसे है, पहले हम विज्ञान वरदान के रूप में पढ़ेंगे, आखिर किस किस क्षेत्र में विज्ञान वरदान बनकर साबित हुआ है। तो देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। देखो सुबह हम उठते हैं ना, हमारे हाथ में फोन आ जाता है, ये किसने दिया, विज्ञान ने दिया, ठीक है। सुबह हम उठते हैं, जाते हैं भैया क्या करते हैं, मोटर वोटर चलाएंगे, नहाते हैं, ये सब किसने दिया, विज्ञान ने दिया। साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सब विज्ञान ने ही दिया, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधन हैं आज हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। अरे ये सब विज्ञान ने ही दिया है, जो गाड़ी वाली लेकर घूमते हो ना, बस, कार, रेल, हवाई जहाज से जो घूमते हो, ये सब विज्ञान ने ही तो दिया है। पहले लोग पैदल घूमते थे। आगे देखो, इसीलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। एक शायरी आपके लिए हो जाए, 4 लाइनें हो जाएं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, ये अभिनव मनुष्य चैप्टर का शायद ये है हमारे क्लास 12 में ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये 4 लाइनें इस निबंध में सटीक बैठती हैं तो मैं लेकर आ गया। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब देखो विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। मतलब विज्ञान हमारे लिए वरदान है किस किस क्षेत्र में। देखो यातायात के क्षेत्र में सबसे पहला, ये दूसरे का फर्स्ट हेडिंग है, मैंने जो हेडिंग ऐसे से लिखा ना क्षेत्र में वो सब अब हमें लिखना है। देखो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है। मानव केवल धरती ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच चुका है। भैया हमारा इंडिया भी अभी जल्दी मंगल ग्रह पर पहुंचा था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चंद्रयान, तो इस पर भी निबंध आ सकता है, मैं बताऊंगा। अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है। ठीक है, तो यातायात के क्षेत्र में भैया विज्ञान का ये सब वरदान है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब संचार के क्षेत्र में दूसरा देखो, संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूर मुद्रक, टेली प्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार पत्र, समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिखाया है। भैया संचार का क्षेत्र तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें फोन मिल गया भैया, बिना फोन के हम खाए बिना रह सकते हैं, 2 दिन पानी पिए बिना रह सकते, लेकिन बिना फोन के हम नहीं रह सकते भैया। ठीक है, फोन कब चार्ज होगा, जब लाइट होगी। ये सब विज्ञान की ही देन है। तो संचार के क्षेत्र में भी उसने काफी बड़ा कार्य किया है। पहले लोग लेटर लिखते थे, जब फोन नहीं था ना, व्हाट्सएप नहीं चलता था, फोन वाला सिस्टम नहीं था, तो लेटर लिखते थे। लेटर लिख दिए, 10 दिन बाद 20 दिन बाद पहुंचता था। मतलब अगर आपने गलती से किसी की शादी फिक्स कर दी और 10 ही दिन में उसकी शादी है ना, तो पता लगता है 20 दिन में लेटर पहुंचा, तब तक शादी वादी हो चुकी थी। लो भैया हो गया। तीसरा देखो, दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। भैया दैनिक जीवन में भी काफी योगदान है इसका। चलो
अब भैया इन सबका मैं पीडीएफ भी दे चुका हूं अपने शुभम लेक्चरर ऐप पे। प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। देखो, मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति है। पांचवा, औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी है। ठीक है, क्योंकि भैया जब लागत कम लगेगा ना तो उसकी प्राइस भी कम रहेगी। सातवां, देखो शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। भैया कंप्यूटर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब विज्ञान की ही देन है। सामने कैमरा लगा है, यहां पे ये लगा है डिजिटल बोर्ड, ऊपर लाइट लगी है, मेरा वो कंप्यूटर का पूरा सेटअप लगा है, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। आपके पास फोन है, आप पढ़ रहे हैं, वो भी विज्ञान की देन है। लैपटॉप है आपके पास, वो भी विज्ञान की देन है। ठीक है, आठवां, मनोरंजन के क्षेत्र में देखो, चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन के को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, बीसीआर, बीसीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है और मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान है ही नहीं। भैया हम लोगों के लिए विज्ञान ने बहुत बड़ा काम किया है, नहीं तो हम लोग भी आज पैदल चल रहे होते। अगर हमें भारत से अमेरिका जाना है सालों लग जाते। ठीक है, चलो अगला हेडिंग पे आ जाओ भैया, विज्ञान अभिशाप के रूप में। आखिर विज्ञान बोन है हमारे लिए, वरदान है तो कर्स भी है, यानी कि अभिशाप भी है, इससे हमें हानियां भी है। देखो विज्ञान अभिशाप के रूप में, देखो ध्यान से, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति है और आसुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वो दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है, अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। भैया अगर ये वरदान है ना तो अभिशाप भी है। अगर आप लाइट का यूज कर रहे हैं उजाला प्रकाश के लिए, तो वही लाइट को छूकर वही करंट लगा करना हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप अच्छे से चल रहे हैं गाड़ी से बढ़िया एकदम बुलेट उलट निकाल के या फिर कोई बढ़िया गाड़ी से, तो लाखों लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हो जाती है। पहले सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती थी। अरे साइकिल लेके किसी को ठोक देंगे तो क्या उससे आदमी मर जाएगा? नहीं भैया। ठीक है, तो ये अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। देखो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया गया, वहां पे लोग मर गए, अपंग पैदा हो रहे हैं अभी भी आने वाली पीढ़ी। तो भैया ये सब विज्ञान के अभिशाप। ठीक है, आगे देखो, विज्ञान के इसी विनाशकारी रूप को दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मतलब महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। मतलब मनुष्य सावधान हो जाओ, ये विज्ञान जो है ना ये एक तलवार है तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, खेल सकता तू इससे खेल नहीं सकता है। ठीक है, हाथ में तू लेकर तलवार काट लेगा अंग, तू अनजान में अपने ही अंग काट लेगा। कुछ लोग लाइट वाइट के कारण ना उसको
वो गलती से लग जाती है और करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। तो आपको सही यूज आना चाहिए विज्ञान का भी। आगे देखो, उपसंहार लास्ट हेडिंग रहेगा। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है, जो प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणुशक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त कर सकता है। बस हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा निबंध हमारा हो चुका है। आगे बढ़े नेक्स्ट निबंध पे। और आतंकवाद समस्या एवं समाधान हेडिंग डाल देना। क्लास 12 में आप हैं तो आपको 9 में 9 नंबर मिलेंगे, और आप अगर क्लास 10 में हैं तो 7 में 7 आपको मिलेंगे। दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो ना, आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में क्या लिखोगे? रूपरेखा में हम वही हेडिंग को लिखते हैं ना जो हम निबंध लिखते समय डालने वाले हैं, यानी कि वही हेडिंग लिखेंगे जो हम निबंध लिखते समय डालेंगे। और एक चीज और, इस हेडिंग में 2 हेडिंग ऐसा है जो कॉमन है, हर निबंध में आपको डालना है। वो है फर्स्ट प्रस्तावना और लास्ट है उपसंहार। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना, ये दोनों हेडिंग आपके निबंध में जरूर होना चाहिए। तो जब हम निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले एक रूपरेखा लिख देना कि आप इस निबंध को लिखते समय कौन कौन से हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना, दूसरा डालेंगे आतंकवाद का अर्थ क्या है, तीसरा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा हेडिंग डालेंगे भारत में आतंकवाद, पांचवा हेडिंग रहेगा जिम्मेदार कौन, आतंकवाद का जिम्मेदार कौन, छठवां आतंकवाद के विविध रूप, सातवां हेडिंग रहेगा आतंकवाद का समाधान, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। हेडिंग में क्या लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा, मतलब ये सारे हेडिंग आपके रहेंगे। अब यही एक एक हेडिंग डाल डाल के हम ये पूरा निबंध लिखेंगे और पूरे के पूरे नंबर लेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रस्तावना। अब आप लोग कहेंगे सर जी प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं? देखो, प्रस्तावना में हम वही चीजें लिखते हैं ना जो निबंध लिखते समय, मतलब जिस टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं उसके बारे में हम प्रस्तावना में लिखते हैं। देखो, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। मतलब हिंसा जहां हो, मारधार हो, गोलीबारी हो, वही तो आतंकवाद है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आते, ये हम ही लोगों के बीच में से निकलते हैं या किसी और देश के लोगों के बीच में से निकलते हैं। ठीक है, ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रस्तावना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, दूसरा हेडिंग रहेगा बच्चों आतंकवाद का अर्थ क्या है। आखिर आतंकवाद है क्या? अब ये लिखो भैया दूसरा हेडिंग, एक एक हेडिंग ध्यान से लिखना। देखो, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। ये अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखो, आतंकवाद को हम इंग्लिश में टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंक, मौत, त्रास ही इनके लिए सब कुछ होता है। आतंकवादी ये नहीं जानते हैं कि कौन कहता है कि मौत का अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया आतंकवाद का अर्थ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया।
चलो अगला हेडिंग, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आतंकवाद सिर्फ हमारे भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। देखो आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। कुछ आतंकवादी गुटों ने ना अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन अलग से बना लिए। बताओ, जेसी स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। देखो कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है भैया सेम छाप दो, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। हेडिंग सबका आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सा हेडिंग हमें डालना है। देखो भारत में आतंकवाद, हमारे इंडिया में आतंकवाद की क्या हालत है वो जान लो। देखो स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहां असम के बोडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था वो बंगाल से बाहर भी खूब फैला। ठीक है, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट लो भैया। आगे देखो, बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से झुलस रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर को, सुकोमल घाटी को अपनी जब्त में लिया है। ठीक है, आगे देखो भैया, इसका जिम्मेदार कौन है? अगला हेडिंग, जिम्मेदार कौन। देखो आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। ये आतंकवादियों को ना अमेरिका भी आश्रय देता था, लेकिन वो खुद ही गड्ढे में गिर गया। राजनीतिक मुखौटों में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गईं जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। बताओ, उसी के देश में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रगण्य इस देश पर हुए इस वज्रपात पर सारा संसार अचंभित रह गया। ओसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिका सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई, उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता तब तक उसे पराये की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। देखो अमेरिका दूसरे देश पर हमले करवाता था, अब उसी के देश पर हमला हो गया ना, तब जब खुद को लगी गोली तब पीड़ा हुई और दूसरे को जब हो रहा था तब कोई बात नहीं थी। यही तो गड़बड़ी है, दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो नहीं तो खुद ही गिर जाओगे। अगला हेडिंग, आतंकवाद के विविध रूप। देखो भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। तीसरा, ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा संपत्ति को हानि पहुंची हो। इसके अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण या हत्या या उन्हें छोड़ने के लिए सरकार के सामने उचित अनुचित मांगे रखना, वायुयानों का अपहरण, बैंक डकैतियां आदि सम्मिलित है। ये सब जो है ना आतंकवाद के 3 भाग हैं हमारे भारत में। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला हेडिंग देखते हैं क्या है, आतंकवाद का समाधान कैसे कर सकते हो, कैसे हम आतंकवादियों से बच सकते हैं। देखो भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष
से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में दूषित अवश्य हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो भैया, मैं पढ़ते जा रहा हूं, इसमें कुछ है नहीं। देखो आगे, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। मतलब जो सीमा पार जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं ना, उन पर भी निगरानी रखनी होगी ताकि वहां से हथियार लेकर वो ना आ सके। तीसरे, आतंकवादी को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे भैया। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब शायद हमारा लास्ट हेडिंग आएगा उपसंहार। देखो उपसंहार हेडिंग, ये एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लाया गया, जिसे दूसरी सरकार ने यह कहते हुए कि यह सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है, ठीक है, टाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि नहीं है, इन्हें समाप्त कर दिया। आतंकवाद पर संपूर्णता से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों पर अमल नहीं करता है, तभी इस समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा। बच्चों यही पूरा आतंकवाद पर निबंध था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखो हेडिंग को समझो, चीजों को रट नहीं सकते आप, बस समझ सकते हो और जाकर लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे ना पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग अच्छे से लिखा होना चाहिए, उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध, यानी कि जो भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस पर आज हम निबंध लिखना सीखेंगे। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा लिखकर आओगे, मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। ये जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं ना, ट्रेन के पास में भी लोग हैं और ट्रेन के ऊपर भी लोग हैं, ये सब जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। ये देखो भीड़, धीरे धीरे ये भीड़ जो है ना एक बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी भैया। तो चलिए निबंध को देखते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और ये पूरा निबंध ध्यान से देख लेना। देखो किसी भी निबंध को लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है बच्चों हेडिंग। अगर आप हेडिंग डालकर अच्छे से लिखोगे ना, तो आपको निबंध के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना, आप कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना और जो आप निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग डाल देना। उसके बाद में देखो, जब आप हेडिंग लिखोगे ना, सबसे पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा में आपको वो सारी हेडिंग लिखनी होती है जो आप निबंध लिखते समय डालोगे। जैसे देखो हम लिख रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। ठीक है, तो हम कौन कौन सा हेडिंग डालेंगे? सबसे पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, तीसरा होगा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा होगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, और पांचवा होगा उपसंहार। तो रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखते हैं जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। तो रूपरेखा में हमने ये सारे निबंध, ये सारे हेडिंग लिख दिए। अब यही एक एक हेडिंग डालकर आपको पूरा निबंध लिखना है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रस्तावना। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। यहां पे हेडिंग डालेंगे, आप नंबरिंग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम अपने निबंध, जिस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखो ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। बताओ 1930 और 31 के दशक में ना, 1930 और 31 के साल में जो है हमारे अविभाजित भारत की जनसंख्या, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला लिया जाए ना, तब
कुल जनसंख्या थी 20 करोड़। और सोचो भारत ने कितना प्रोग्रेस किया जनसंख्या की दृष्टि से। आज सिर्फ भारत की जनसंख्या है बच्चों 139 करोड़, यानी कि 20 करोड़ से 7 गुना ज्यादा जनसंख्या सिर्फ भारत की हो गई है। सोच लो कितना विकराल रूप धारण कर लिया इसने। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो दो समस्याएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहला सीमित भूमि। देखो जमीन भैया उतना ही है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ सकती है। आगे देखो सीमित आर्थिक संसाधन, और आर्थिक संसाधन भी सीमित है। नौकरियां सीमित हैं तभी तो बेरोजगारी बढ़ रहा है। जो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा। ज्यादा जनसंख्या होगी तो समस्त नागरिकों की शिक्षा में भी प्रॉब्लम होगी। स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या उत्पन्न होगी। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। भैया लगातार जनसंख्या बढ़ती रही तो ये जो दशा है ना, ये हम सबके लिए लज्जा का विषय बन जाएगी। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रस्तावना बच्चों हमारा हो गया है। अगला हेडिंग रहेगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखो ध्यान से, विनोबा जी ने कहा था जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। आशा यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या था ना, कारखानों में मशीनें नहीं थी, मशीनों के जगह पर आदमी लोग काम करते थे तो लोगों को रोजगार मिलता था। आज मशीनें आ गई हैं। अब भैया जो मालिक है कारखाने का, अगर उसका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो क्यों ना वो मशीन लगवा देगा, वो अपना फायदा ढूंढेगा। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए उनका क्या भाई? ठीक है, आगे देखो। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसका समाधान किसी के पास नहीं। वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, पूरे विश्व का जो 100% क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। लेकिन भारत की जो पूरे विश्व की 100% जनसंख्या है ना, उसका 17% जनसंख्या सिर्फ भारत का है। मतलब जनसंख्या में प्रोग्रेस कर रहे हैं भैया, जमीन तो उतना ही रहेगा भाई, क्योंकि सारे देश की जमीनें विभाजित हैं। ठीक है, अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखो क्या कारण है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। देखो प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग यानी कि 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। पहले लोग आश्रम में रहते थे ना, 100 वर्ष का अगर जीवन है तो सिर्फ 25 वर्ष अपने पत्नी या सबके साथ रहते थे। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। पहले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, अब तो फोन आ गया है, सारे सिस्टम है ना, सारे सिस्टम है जिससे बच्चे जो है ना कम उम्र में कुछ ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं ना, जिससे उनके अंदर कुछ अलग इच्छा होने लगती है। फिर उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे, अधिकांश लोग ग्रामों में या ऋषियों के आश्रम में रहते थे, जहां प्रकृति के निकट संपर्क से उनमें सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने से के कारण युवा अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गृहस्थ ही बने रहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। लेकिन अब क्या है,
अगर 70 वर्ष की आयु है तो पूरे 70 वर्ष में से जैसे देखो 15-20 साल पे उनकी शादी हुई, 50 वर्ष पूरे पत्नी के साथ ही रहेंगे, तो भैया संतान की उत्पत्ति होगी ही। पहले सिर्फ 25 वर्ष ही लोग अपने रहते थे साथ में, ठीक है। आगे देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है कैसे करोगे? देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, हम दो हमारे दो का नारा अपनाओ, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी को, ये ध्यान रहे, ठीक है। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। क्या है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कम चीजों के बारे में सोचो, एडल्ट चीजें कम सोचो, निगेटिविटी आपके अंदर कम होनी चाहिए। अब देखो फोन आ गया है ना जो और ज्यादा बढ़ावा देता है, उसमें ऐसे ऐसे दृश्य बच्चे देखते हैं ना जिसको और ज्यादा उसको बढ़ावा मिलता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलता सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी। देखो हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनकी मानसिकता देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने हमारे बच्चे पैसे कमाएंगे, उतने हम अमीर होंगे, ऐसे नोट उड़ाएंगे। ये नहीं सोचते कि उनका पहले 18-20 साल पालन पोषण करना होगा, तब जाकर वो कमाएंगे। कहां से करोगे पालन पोषण, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़का पैदा करने के चाहत में ना तमाम जनसंख्या बढ़ा देते हैं। मतलब पहली लड़की हो गई, फिर सोचेंगे लड़का हो जाए, फिर लड़की, फिर लड़का सोचेंगे हो जाए, फिर लड़की, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में चौथा 5वां नंबर पे लड़का होगा तो एक आदमी के 4-5 बच्चे हो जाते हैं। तो ये भी रीजन है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगला हमारा जो है ये देखो, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती है, ठीक है। आगे देखो भैया, अगला हेडिंग उपसंहार, हमारा लास्ट हेडिंग आज के निबंध का रहेगा। देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रोक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन बड़े आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बस हो गया बच्चों, ये आपका उपसंहार था। मतलब क्या क्या आपको करना चाहिए अगर जनसंख्या को रोकना है। तो बच्चों ये पूरा निबंध आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सारे निबंध समझ में आ चुके होंगे और ये निबंध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे लिखकर आओगे अगर आप ना जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।